जोशीमठ में जो हो रहा है उसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन वहां के घर इतने दरकते क्यों हैं और क्यों दरकते हुए दिख रहे हैं, इसके पीछे एक अहम कारण यह है कि पहाड़ों में घर बनाने का जो पारंपरिक तरीका था उसे अब लोग भूल गए। मैदानों में जिस तरीके से घर बनते हैं, यानी कि दिल्ली में अगर कोई घर बनाए या लखनऊ में घर बनाए, ऐसे थोड़ी आप हिमालय में जाके घर बना देंगे। वो बहुत अलग तरीके का टेरेन है। शहर की तरह प्लेन्स में जैसे ईंट और कंक्रीट का मकान अंधाधुंध तरीके से बनता है, उसी तरीके से वहां भी बनने लगा है। खास बात यह है कि इस तरह के मकान भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाकों के लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती, यानी कि लोच नहीं होती, लचीले नहीं होते, ये वो रिजिड होते हैं, यानी कि सख्त होते हैं। और अगर भूकंप आएगा तो क्योंकि इनमें लचीलापन नहीं है तो ये टूट जाएंगे या इनमें दरारें आ जाएंगी, और वही चीज आप जोशीमठ में देख रहे हैं। जोशीमठ में अभी राहत की बात यह है कि कोई भूकंपीय गतिविधि यहां पर फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन वहां की जमीन नीचे से बहुत बेचैन है, क्योंकि कई बड़ी दरारें ठीक जोशीमठ के नीचे हैं और उसके आसपास से गुजर रही। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? फॉल्ट लाइन पर बसा हुआ यह शहर, पहाड़ों की गोद का यह शहर और तमाम और शहर, जोशीमठ जैसे इन संवेदनशील इलाकों में घर कैसे बनने चाहिए? क्या हमारे अतीत में छुपा है पहाड़ों के भविष्य का समाधान? इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जो सुशील बहुगुणा ने हमें दिखाई। बेटे मजबूरी में क्या कर, छूट के जाए कहाँ? सारी हमारी जमीन जगह सब धस रही, कौन बनाएगी इसमें ना, कौन खर्च करेगा? मेरा कम से कम 7 करोड़ का नुकसान हो गया है। 7 करोड़? जिंदगी भर की यही कमाई है। अब मेरा तो कहीं कोई जगह भी नहीं है, कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। यही था और ये तो सारा बर्बाद हो गया। सब लोग रोड पे आ गए और आग के सारे रात भर काटते रहे। ऐसा लग रहा था कि अंदर जाएं तो मर जाएंगे। आप देखिए पूरा घर हर तरीके से बिखर रहा है और हम हर जगह ऐसी देख रहे हैं, हर कोई आ रहा है, देख रहा है और चले जा रहे हैं। जितने भी कमाना था, धमाना था, सब इन मकानों पे लगा दिए है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अब इन चीजों के लिए हम तो खुद ही दुखी हो रखे हैं। सामरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक लिहाज से अहम उत्तराखंड के जोशीमठ का ये हाल। यहाँ मकानों का ये हाल तब है जब भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील इस इलाके में बीते 23 साल में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। जोन 5 का ये वो इलाका है जहां जमीन के नीचे बड़ी बेचैनी है। जानकारों के मुताबिक कभी भी कोई बड़ा भूकंप यहां आ सकता है। याद कीजिए 31 साल पहले उत्तरकाशी की वो रात। 20 अक्टूबर 1991 उत्तरकाशी में आधी रात को आए विनाशकारी भूकंप में करीब 800 लोग मारे गए। 6.2 की तीव्रता वाले इस भूकंप में 5000 से ज्यादा घायल हुए। हजारों मकान पूरी तरह तबाह हो गए। 8 साल बाद 28 मार्च 1999 उत्तराखंड के चमोली में 6.8 की तीव्रता के भूकंप ने फिर तबाही बरपाई। 100 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, हजारों मकान तबाह हो गए। दोनों ही हादसों में ज्यादातर लोगों की मौत अपने ही मकानों के नीचे दबने से हुई। Earthquake never kills anybody. If there is an earthquake today and I'm standing on the open ground, I'm not going to get killed. It's the building which kills you. इन हादसों के बाद हिमालयी राज्यों में यह एहसास और गहरा हो गया
कि दरअसल ये हमारे बनाए आशियाने ही रहे जो ऐसे मौकों पर हमारी सबसे बड़ी आफत साबित हुए। जब 1991 का भूकंप आया तो हम लोग तुरंत वहाँ 4-5 दिन के बाद उस इलाके में 10-15 दिन के लिए गए थे। हमने ये देखा कि पूरी की पूरी उत्तरकाशी की जो घाटी है भागीरथी की, उसमें जितना जिला मुख्यालय बनने के बाद 60 में जो जिला मुख्यालय बना, जितने सीमेंट के स्ट्रक्चर थे, जिलाधिकारी कार्यालय से लेके जिलाधिकारी के निवास, कप्तान का निवास, GIC फलां और वहाँ से लेके भटवाड़ी तक और नीचे तक, उनमें से कोई भवन वहाँ नहीं बचा। एवरी सीमेंटेड हाउस वाज कोलैप्स्ड। इसके विपरीत जो अपर भागीरथी घाटी है, जैसे कि हर्षिल वाला इलाका, लकड़ी के मकान थे, सब के सब लकड़ी के मकान बने रहे। फिर उसके बाद जब हम जमुना घाटी में आए तो हमारे लिए आश्चर्य था कि सबके सब लोग भागीरथी घाटी में क्यों दिवंगत हो रहे हैं। भूकंप तो यहाँ भी आया है। तो हमने देखा कि जमुना घाटी में इसलिए लोग बच गए, या रवाई में इसलिए लोग बच गए क्योंकि यहाँ सब ट्रेडिशनल मकानों में रहते हैं। उन मकानों को भूकंप का अनुभव है और वो भूकंप के साथ रहना जानते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि वो भूकंप को चुनौती देना जानते हैं। और तब हमारा ध्यान गया अपने पुरखों की पारंपरिक समझदारी की ओर, जिसे समय के साथ हम भूलते चले गए। हमारी निगाहें 200-300 साल से इसी इलाके में खड़ी ऐसी कई इमारतों की तरफ गईं। उत्तराखंड की यमुना घाटी हमेशा से 3 अलग-अलग बड़ी समृद्ध परंपराओं को, समृद्ध संस्कृतियों को पालती पोसती आई है। हम इस वक्त रवाई इलाके में हैं और ये रवाई का कोटी बनाल गांव है। सतरंगी लोक विरासत से धनी इस इलाके की ये इमारत भूविज्ञानियों, वास्तुशिल्पियों और इतिहासकारों का ध्यान अपनी ओर खींचती रही हैं। इस इलाके में ऐसी 5 मंजिला इमारत को पारंपरिक तौर पर सुमेर, कोठी या चौखट कहा जाता है। एक जमाने में ये स्थानीय समाज में बड़ा रुतबा रखने वाले लोगों जैसे राजा के स्थानीय प्रतिनिधियों का घर रही, जिन्हें थोकदार कहा जाता था। सामाजिक और सामरिक लिहाज से काफी अहम रही इस इमारत की सबसे बड़ी खासियत रही भूकंपों का सामना करने की इसकी क्षमता। जो खास स्ट्रक्चर है जिसको हम कोटी बोलते हैं, इसकी एक बड़ी खासियत ये है कि इसमें नीचे पत्थर है बुनियाद में, फिर लकड़ी की बड़ी बड़ी शहतीर हैं जो देवदार के बहुत बड़े शहतीर हैं, फिर पत्थर, फिर लकड़ी, फिर पत्थर, फिर लकड़ी, और इस तरह से सिलसिला ऊपर तक है। और ये स्ट्रक्चर इतना मजबूत बना हुआ है लकड़ी और पत्थर के इस्तेमाल से कि बीते 300 साल के कई भूकंप इसको हिला नहीं पाए। हिमालयी इलाके में धरती के भीतर के मिजाज को बरसों से समझ रहे भूविज्ञानी डॉक्टर नवीन जुयाल ने इस इमारत की बाकी खूबियां बताई, जिनकी वजह से ये बड़े बड़े भूकंपों को झेल पाई। उस वक्त इन्होंने ये ध्यान जरूर दिया है कि जिसका जो बेसमेंट हो वो बेसमेंट हार्ड रॉक पे हो। अगर हार्ड रॉक पे ना होकर सॉफ्ट रॉक पे होता तो अर्थक्वेक जब वेव्स चलती है, सेस्मिक शॉकिंग बोलते हैं हम उसको, उसके कारण क्या होता है कि सॉइल जो होती है वो लिक्विफाई हो जाती है और उसके कारण बिल्डिंग को कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। इस स्ट्रक्चर के इस तरह से खड़े रहने का मुख्य कारण जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने जो इसकी जो फाउंडेशन है उन्होंने एक ऐसी रॉक्स पे बनाया जिसको हम कहते हैं फाइलाइट्स। वो लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, तो उसके कारण जब भी अर्थक्वेक आता है तो इसमें सेस्मिक शॉकिंग से जो डिस्ट्रक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। ये शायद इसका मुख्य कारण है। इसका ये इम्प्लाई करता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल विजडम था कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का, उनको ये पता था कि हमें मकान कहाँ कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। ये तकनीक उन्होंने यूं ही थोड़ी सीखी होगी और कोई लॉरी बेकर थोड़ी उस जमाने में आया होगा। ये तकनीक उन्होंने प्रकृति से जूझते हुए सीखी होगी। सदियों से कुदरत के कोप से जूझते हुए जो हुनर हमारे पुरखों ने सीखा, कोटी बनाल वास्तुशिल्प से बनी ऐसी इमारतें उसी का नतीजा हैं। वो जानते थे कि घर नदियों झरनों से कुछ दूर होने चाहिए। वो जानते थे कि उनकी बुनियाद पुख्ता होनी चाहिए, किसी ठोस चट्टान पर हो तो बेहतर। वो जानते थे कि भूकंप का सामना करने में सबसे बड़ा हथियार लकड़ी ही हो सकती है, और उस पर भी देवदार की लकड़ी जो कभी यहाँ के जंगलों में बहुतायत में मिलती रही। ऐसी लकड़ी को वैज्ञानिक इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल मानते हैं, जो हल्की तो होती ही है, पर्याप्त लचीलेपन के साथ खासी मजबूती भी रखती है।
कोटी बनाल वास्तुशिल्प के तहत इमारत किसी ठोस चट्टान यानी हार्ड रॉक पर बनाई जाती थी। बुनियाद काफी गहरी रखी जाती थी और फिर एक ऊंचा चबूतरा सा बनाया जाता था, जिस पर देवदार के बड़े बड़े चौकोर शहतीरों को इस तरह चारों ओर से फिट कर एक फ्रेम तैयार किया जाता था। भूकंप आने पर इस फ्रेम में इतना लचीलापन होता था कि वो झटकों को आसानी से झेल ले। इस फ्रेम में खाली हिस्सों को मजबूत कटवा पत्थर यानी कट स्टोन से भरा जाता था ताकि इमारत मजबूत रहे। ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ने पर पत्थर का कम और लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता था ताकि इमारत की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र नीचे रहे और बड़ा भूकंप होने पर वो पलटे नहीं। ऊपर की चौथी पांचवी मंजिलों पर बालकनी या प्रदक्षिणा पथ होता था। आमतौर पर ऐसी इमारतों का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर होता था ताकि सर्दियों में भी पर्याप्त धूप आती रहे। दरअसल इन पहाड़ी इलाकों की कई दुश्वारियां हिमालय के निर्माण में छुपी हुई हैं। जानकारों के मुताबिक करीब 50 करोड़ साल पहले धरती दो बड़े महाद्वीपों में बंटी हुई थी, गोंडवाना और लॉरेशिया। धरती के विकास क्रम में गोंडवाना लैंड टूटकर अलग अलग दिशाओं में बिखरा। इसका एक हिस्सा जो उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराया, वो आज भारत का बड़ा भूभाग है। ये भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट से रगड़ खाती हुई आगे बढ़ रही है और इसी रगड़ और दबाव का नतीजा है हिमालय का निर्माण। उत्तर की ओर भारतीय प्लेट की करीब 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार हिमालय की ऊंचाई बढ़ा रही है और इसी वजह से हिमालय का ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील रहा है। बीता इतिहास देखें तो समय समय पर इस इलाके में 8 की तीव्रता से बड़े भूकंप आते रहे हैं। 1897 में शिलोंग, 1905 में कांगड़ा, 1934 में नेपाल बिहार बॉर्डर और 1950 में असम के भूकंप ऐसे ही बड़े भूकंप रहे। मध्य हिमालय जिसमें पूरा उत्तराखंड पड़ता है, उसमें बीते 200 साल से बहुत बड़ी तीव्रता का भूकंप नहीं आया। यही वजह है कि इसे सेंट्रल साइज्मिक गैप कहा जाता है, जहां धरती के नीचे बेचैनी बनी हुई है। करीब 1000 किलोमीटर का ये इलाका इसीलिए और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। मध्य हिमालय खास करके उत्तराखंड को जो हिमालय है, इसको हम सेस्मिक गैप कहते हैं, यानी कि एक मेजर अर्थक्वेक इस इलाके में 7+ का आने की संभावना बनाए हुए है। कब आता हम नहीं जानते। 2 अर्थक्वेक आ चुके हैं, 1991 का, 1999 का। इन दोनों अर्थक्वेक ने यहाँ पे तबाही तो करी है, पर अब अगर जो तबाही होगी वो अगर उससे बड़ा अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो तबाही बहुत घातक होने वाली है। तो हमें अपने ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन को फिर से जीवित करना पड़ेगा। हिमालयी इलाके के इस मिजाज को हमारे पुरखों ने अपने अनुभव से समझा और उसी समझ का नतीजा है ऐसे टिकाऊ निर्माण। उत्तरकाशी के रैथल गांव की ये इमारत पंचपुरा भी उसी की एक कड़ी है। यही नहीं, ये समझ इस इलाके के पुराने मंदिरों के निर्माण में भी दिखती है। जितने भी हमारे मंदिर हैं, खास करके वो मंदिर जिनको हम जो जैसे पंच केदार है, उसमें केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमेश्वर, रुद्रनाथ आता है और हमारा बद्रीनाथ आता है। ये सारे मंदिर हमारे अर्थक्वेक जोन 5 में स्थित हैं और इन सब मंदिरों को अगर आप देखेंगे, इन सारे मंदिरों के अंदर में वो टेक्निक जिसको हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्निक कहते हैं वो उपलब्ध है। लेकिन आज ऐसी पारंपरिक और टिकाऊ इमारतें नहीं दिख रही। इसकी एक वजह है ऐसे निर्माण के जानकारों की लगातार घटती तादाद और दूसरा इनके निर्माण की सामग्री का आसानी से न मिलना। अब पेड़ों को काटने पर पाबंदी है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कुछ हद तक इसकी कमी चीड़ के वो पेड़ पूरी कर सकते हैं जो उन जंगलों में लगे हैं जो बांज और दूसरी वनस्पतियों के हैं। 1980 के फॉरेस्ट एक्ट के कारण आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं। तमाम माफिया माइनिंग कर रहे हैं। आप अपने मकान बनाने के लिए पत्थर नहीं निकाल सकते हैं। चीड़ हमारे यहाँ सरप्लस हो रहा है, उसकी थिनिंग करके आप लोगों को टिम्बर नहीं दे रहे हैं, अच्छा लकड़ी का मकान बनाए।
यही नहीं, अब निर्माण की दूसरी टिकाऊ सामग्रियां और जानकारियां भी उपलब्ध हैं, लेकिन जल्दबाजी और अंधाधुंध निर्माण की दौड़ में इनको नजरअंदाज किया जाता है। लॉरी बेकर जैसे व्यक्ति ने जो एक पीपुल्स आर्किटेक्चर डेवलप किया, उसका इंडिजिनस इंस्पिरेशन हमारे उत्तराखंड से थी, क्योंकि पिथौरागढ़ में बहुत साल वो रहे और वर्नाकुलर आर्किटेक्चर उन्होंने देखा और ये देखा कि कैसे लोगों ने भूकंप के साथ रहना सीखा था और ऐसे मकान बनाए थे जो भूकंप को पूरी तरीके से झेल सके। अब अभी हमारी विडंबना है कि हमारा लॉ हमें फॉरबिड करता है अपने रिसोर्सेज को अपने मकान में लगाने के लिए। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए, फिर भी पारंपरिक ज्ञान को सहेजने की भी बड़ी जरूरत है, ताकि जोशीमठ में जो हाल इन मकानों का हुआ वो आगे कहीं और न हो। हम निर्माण में पारंपरिक समझदारी और आधुनिक विज्ञान दोनों को मिलाकर चलें। जोशीमठ से तनुश्री पांडे के साथ सुशील बहुगुणा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।